हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट सी द फ्लो चार्ट। अंडर द फ्लो चार्ट आई मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर। तो हम इस चैप्टर को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज इंट्रोडक्शन, and under the introduction we have to write one or two lines we can write, and we know what actually we have to read in this chapter. That is, in this chapter we will study about the concept of power sharing and its importance. Now students, see the second heading, which is meaning of power sharing, and this is the important heading of the chapter which is going to explain the meaning of the power sharing. So under this we are going to know what the actual meaning of power sharing, that when we are going to share the power among the various groups of the various levels of the government or various organ of the government, that is known as the power sharing or sharing of power. After that, the case study of Belgium is given. Under this we are going to read about the country Belgium, that where it is be situated, where it is located, how it's going to, from which country it shares its borders, and what kind of ethnic composition we found in Belgium. So now our next heading is ethnic composition in Belgium. So according to that, the ethnic composition in Belgium, that is totally based on their language. So there we have Dutch speakers, Dutch speaking people, those who live in Flemish region, and the percentage is 59%. उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग है जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो कितने हैं टोटल 40%. अगेन आई रिपीट, हम पढ़ रहे हैं एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, जो कि पूरे का पूरा लैंग्वेज बेस पे है. वहाँ डिफरेंट लोग रहते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, और इस तरह से उनकी कम्युनिटीज अलग अलग हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज जो वहाँ बोलते हैं वो है डच, और ये लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, और कितने परसेंट है, 59%. इसके बाद हमारे पास है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और इनका परसेंटेज है 40%. तो ये 59% और 49% बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, क्योंकि बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कितने लोग बेल्जियम में डच स्पीकर थे और कितने परसेंट लोग थे और किस रीजन में रहते थे. इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि फ्रेंच लोग कितने थे, फ्रेंच स्पीकर, और किस रीजन में रहते थे और कितने परसेंट थे. इसी तरह से हमारे पास थर्ड लैंग्वेज भी वहां बोली जाती थी, थर्ड टाइप की, जो थी वो जर्मन, और जर्मन से 1% लोग बोलते थे, 1% लोग ही इस लैंग्वेज को यूज करते थे. इसके बाद आप ब्रुसेल्स देखिए, जो ब्रुसेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ब्रुसेल्स जो है वो इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, जैसे कि मेंशन किया गया है. और यहाँ पे मिक्स मतलब हर तरह के लैंग्वेज के लोग पाए जाते थे इस ब्रुसेल्स में, जो कि आपकी कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है. यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग 20%. अगर आप पूरे का पूरा कंट्री का कंपैरिजन करें ब्रुसेल्स से कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट है. जहां मैं पूरी कंट्री की बात करूं तो वहां पे डच स्पीकिंग जो थे वो ज्यादा थे, 59%, वो मेजोरिटी में थे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो 40% थे. बट जब मैं केस देखती हूँ ब्रुसेल्स का, तो वो बहुत ही अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट होता है. यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो 80% है, और जो डच स्पीकिंग है वो 20% है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी के बेस पे वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में लोग बटे हुए थे. मेजोरिटी वही जो लोग ज्यादा संख्या में या ज्यादा स्ट्रेंथ में कहीं रहते हैं तो उनको हम मेजोरिटी में काउंट करते हैं, और माइनॉरिटीज जहाँ पे लोग कम संख्या में रहते हैं उसको हम माइनॉरिटीज में काउंट करते हैं. और ये किसी भी बेस पे हो सकता है, शायद वो रिलीजन के बेस पे हो या सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे हो. तो इस तरह से अगर बेल्जियम का पूरा कॉम्पोजिशन देखा जाए तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया है कि वहां पे एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम में. डच स्पीकर थे, फ्रेंच थे और जर्मन स्पीकर थे थ्रू आउट द होल कंट्री, और वहां पे डच स्पीकर जो थे वो 59% थे. फ्रेंच स्पीकर एक पर्टिकुलर रीजन में ये लोग रहते थे. अगर डच स्पीकर देखे तो वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और जो फ्रेंच स्पीकर थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स से और बेल्जियम, तो यहाँ पे जो पूरा केस है वो अपोजिट है. यहाँ फ्रेंच स्पीकर जो थे वो 80% थे और जो डच स्पीकर थे वो 20%. तो इस तरह से वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड थे. अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका. केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, इसमें हम एथनिक कंपोजिशन देखेंगे श्रीलंका का किस तरह का एथनिक कंपोजिशन था. जिस तरह से हमने अभी बेल्जियम का पढ़ा, वहां लैंग्वेज बेस्ड पे एथनिक कंपोजिशन था, सेम यहाँ भी श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन था वो भी लैंग्वेज के बेस पे था. तो यहाँ पे भी कुछ किस तरह के लोग रहते थे, तो वही एक बार देखते हैं. पहले थी सिन्हला जो 74% थे, और ये एक कम्युनिटी है जो
लैंग्वेज बेस पे थी, इनकी लैंग्वेज थी सिन्हलीज। तो जो लोग सिन्हलीज लैंग्वेज बोलते थे उसको बोलते थे सिन्हला। तो ये मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, जो नेटिव पीपल थे वहाँ के, और ये 74% थे। और ये कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? ये करते थे बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। इसके बाद देखिए आप सेकंड पॉइंट में अदर्स, जो सिर्फ 7% थे और ये फॉलो करते थे, ये मेनली क्रिश्चियंस थे और ये दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे, तमिल भी और सिन्हला लैंग्वेज भी। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट में मैं आऊँ थर्ड, तो यहाँ पे तमिल से आपका, और तमिल टोटल जो कॉम्पोजिशन था उसका 18% था। अच्छा, तमिल में भी 2 पार्ट थे, 2 पार्ट में डिवाइडेड थे तमिल। एक था आपका इंडियन तमिल और एक नेटिव तमिल। अच्छा, जो इंडियन तमिल है वो है 5% और जो नेटिव तमिल है वो है 13%। और इसके अंदर अभी आप देखें तो रिलीजन जो है, रिलीजन भी हिंदुइज्म फॉलो करते थे ये, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तमिल में। पास शेयरिंग इन बेल्जियम, अब हम पढ़ेंगे पास शेयरिंग इन बेल्जियम। और ये जो पास शेयरिंग बेल्जियम ने फॉलो किया, बेल्जियम ने जो कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो किया, उसको हम बोलते हैं बेल्जियन मॉडल। एंड अगर आप देखें तो एक 1 मार्क से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूछ सकते हैं कभी कि बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने बार अमेंड हो चुका है, कितने बार, और किस ईयर से किस ईयर तक। तो ये 4 टाइम्स अमेंड हो चुका है, 1970 से 1993 तक। और बेल्जियन मॉडल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी बेल्जियन मॉडल, और ये भी पूछा जाता है कि बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया, किस तरह से उन्होंने पावर को शेयर किया। तो इसी को बोलते हैं बेल्जियन मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पूरे डिस्क्राइब करे, और हम अब इसको समझेंगे। पहला है जो अकॉर्डिंग टू बेल्जियन मॉडल, तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले काम किया, उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने सबसे पहले एक गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट लेवल की जो गवर्नमेंट थी वो बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, इस गवर्नमेंट ने इक्वल मिनिस्टर्स रखे, अगर मैं बोलूं तो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे, बोथ दी लैंग्वेजेस, इट मीन्स डच और फ्रेंच। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों तरह के मिनिस्टर्स हुए, एक डच से भी और फ्रेंच से भी। जैसे सपोज तो 50% डच से हो गए और 50% फ्रेंच से हो गए। तो इस तरह से इनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई। फिर सेकंड गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जो कि थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी जो पावर शेयरिंग किया, उन्होंने पावर शेयर किया, वो भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे डच के, फ्रेंच के। और साथ में एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे लाइन मेंशन है, पावर शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट द सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर इट्स पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, और सेकेंड, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इफ यू आर गोइंग टू सी इन इंडिया, तो ऑफकोर्स इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट their power is be divided equally, distributed equally. So their state government is not coming under the सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट द सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब वो इक्वल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर है उतनी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अब वो सब ऑर्डिनेट बन के नहीं काम करेगी, बल्कि वो इक्वल रह के काम करेगी। थर्ड टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, बट ब्रूसेल्स के लिए, क्योंकि हमने ब्रूसेल्स जो कैपिटल सिटी बेल्जियम के, तो वहां भी हमने देखा कि किस तरह से पूरा जो लैंग्वेज के बेस पे फ्रेंच स्पीकर ज्यादा थे और डच स्पीकर कम थे। तो यहाँ भी इन्होंने ब्रूसेल्स के लिए भी उस सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम को, ताकि वहां किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की वॉर ना हो, तो उन्होंने वहां भी पावर को इक्वल शेयर कर दिया। और कैसे पावर को इक्वल शेयर कर दिया? उन्होंने भी वहां पे एक सेपरेट, ब्रूसेल्स के लिए एक जो कैपिटल थी वहां की, एकदम सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, और उसमें उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे बोथ दी कम्युनिटीज मीन्स फ्रेंच और डच, फ्रेंच एंड डच। नाउ लास्ट, द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो इन्होंने बेल्जियन मॉडल के हिसाब से जो अकॉर्डिंग बनाई थी, वो थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसमें इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो यहाँ पे कोई भी हम एक गवर्नमेंट बना रहे हैं, और ये गवर्नमेंट जो बन रही है वो कैसे बनेगी? इसमें हम इलेक्ट करेंगे उन लोगों को जो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी से, लैंग्वेज के बेस पे उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी बना दी, और उसी को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। अब जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया पूरा बेल्जियन मॉडल की, उन्होंने किस तरह से पावर को शेयर किया अपनी कंट्री में, उसी तरह से अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयरिंग की। तो यहाँ एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ
वो हुआ था 1956 में। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म मेजर, और मेजोरिटेरियनिज्म मेजर के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक कंट्री में हम हमेशा मेजोरिटी, जो लोग नंबर में ज्यादा है, स्ट्रेंथ में ज्यादा है, उनको हम फेवर करते हैं, हर जगह फेवर करते हैं, मतलब उनकी ही चलती है। जब उनकी गवर्नमेंट बनती है तो उन्हीं की हर जगह चलती है। चलती इन द सेंस कि जैसे वो डिसीजन लेना चाहे वो ले लें, अपने फेवर में ले लें या दूसरे के अगेंस्ट में ले लें। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मेजर के अकॉर्डिंग, इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 में उन्होंने कुछ चेंजेस करे, और स्पेशली सिन्हेला कम्युनिटीज वालों ने करे जो 74% मेजोरिटी में थे श्रीलंका में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसके हेडिंग्स लर्न करिएगा। इसके आगे जो मैं जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको मैं पूरे बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2-3 लाइन जो आपको लिखनी होती है एग्जाम में अपने आंसर को लेंथी बनाने के लिए, वो आप आराम से सीख जाएंगे। तो बट याद करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश्ड सिन्हेला सुप्रीमेसी। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेजोरिटेरियनिज्म मेजर इन्होंने अडॉप्ट किया मेजोरिटी सिन्हेला कम्युनिटी, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट इंप्लीमेंट किया वो था एस्टैब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी, कि जो हर जगह जो सिन्हेलाज होंगे उनकी सुप्रीमेसी रहेगी, मतलब उनको हमेशा जब भी वो कहीं भी उनको ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो सुपीरियर की तरह मिलेगा, और जो दूसरे तमिल्स हैं उनको इंफीरियर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो स्टैब्लिश की इन्होंने सिन्हेला सुप्रीमेसी एवरीवेयर। सेकेंड पॉइंट इज दियर सिन्हेला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने सेकंड पॉइंट ये किया, सेकंड जो उन्होंने काम किया, उन्होंने सिन्हेला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया कंट्री का। तमिल को कोई उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी, तमिल को एज अ लैंग्वेज उन्होंने काउंट ही नहीं किया, उन्होंने सिन्हेला को पूरे देश की क्या बना दी, ऑफिशियल लैंग्वेज। थर्ड इज दी प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिन्हेला एप्लीकेंट्स। हर जगह इसका मतलब ये है कि सपोज आपने जॉब में जैसे रिजर्वेशन देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन देखे होंगे, तो इसी तरह से इन्होंने अंडर द प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिन्हेला एप्लीकेंट्स, जैसे जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में, कहीं भी अगर आप सिन्हेला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। तो इस तरह से इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर को फॉलो किया थ्रू दी अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके बाद इन्होंने एक काम और किया, फोस्टर बुद्धिज्म रिलीजन, क्योंकि जो 74% हमने जो सिन्हेला कमेटी के लोग देखे थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो करते थे। तो इन्होंने ये चीज कहा कि हम आगे भी चल के फोस्टर मीन्स हम आगे चल के जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसी को प्रमोट करेंगे। नाउ हमारी लास्ट हेडिंग है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके भी टू रीजन होते हैं कि हमें पावर शेयरिंग क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्यों माननी चाहिए, क्यों अपने देशों में लागू करना चाहिए, और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बहुत क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए टू रीजंस हैं। फर्स्ट इज, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर 3 मार्क, तो प्रूडेंशियल रीजन। फर्स्ट रीजन जो होता है वो प्रूडेंशियल रीजन होता है। प्रूडेंशियल रीजन में सम लॉजिकल रीजन, कि एक लॉजिकल रीजन क्या है जिसको हमें फॉलो करना ही करना है। तो इसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पहला पॉइंट जो एक हेडिंग के रूप में काम करेगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि झगड़ों को नहीं होने देता। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम पावर को इक्वली शेयर कर देते हैं तो फिर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने के कोई चांसेस नहीं रहते। सेकेंड, इंश्योर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आराम से रहती है, सरकार ऐसा नहीं कि 5 साल होने से पहले उसको हटा दिया जाता है। अगर वो अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ अच्छे से, तो इंश्योर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। अगर किसी तरह के झगड़े या सिविल वॉर नहीं हुआ तो आराम से गवर्नमेंट अपने उसके पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काम करती रहती है। मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर जब हम पावर को इक्वली शेयर कर देंगे तो यहाँ पे मेजोरिटी कभी भी माइनॉरिटी पे रूल नहीं करेगी, क्योंकि हम इक्वल पावर शेयरिंग कर रहे हैं। मेजोरिटी को जितना अधिकार दे रहे हैं उतना ही हम इक्वल राइट देंगे माइनॉरिटी को भी। तो किसी तरह की इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं होगा कि कोई एक कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट कर ले, मतलब सब लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मॉरल रीजन है कि हमें जैसे हम लोग मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से मॉरल रीजंस होते हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं, और ये स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में करने ही होते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट हेडिंग इसका देख सकते हैं, ए स्पिरिट ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक रियल स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की जो हर किसी को फॉलो करनी है। सेकेंड है इंश्योर लेक्टिमेट गवर्नमेंट। लेक्टिमेट गवर्नमेंट मीन्स कि आप अपने कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं। हम अपनी कंट्री में उस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं जो एक लीगल वे से, लीगल वे इन द सेंस कि इलेक्शन, पूरा अच्छे इलेक्शन प्रोसेस को पास करके गवर्नमेंट बनी हो। पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने उसमें
इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, पूरे उसको जिस तरह से एक फॉर्मेट होता है पूरा इलेक्शन का उसको पूरा क्लियर करा हो, और फिर तब जाके वो गवर्नमेंट बनी है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी है, और जिसने अपने पूरे अच्छे से डिपार्टमेंट अच्छे से होल्ड करे हैं, और फिर उसने रूल किया है, कंट्री पे गवर्न किया है. सो नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द डिफरेंट कंट्रीज, वी हैव 4 टाइप्स. जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो 4 भागों में डिवाइडेड है. पहला है आपका हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड सोशल ग्रुप्स, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. तो इसका मतलब जो हम पावर को शेयर करते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो हम 4 तरीके से करते हैं. एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड vertical form of power sharing, third social groups, among the various social groups we divide the power, and among the various political parties as well as and the pressure groups we divide the power. So in this sense we have 4 types, or this is also very important question student for 5 marks or for sometime for 1 mark also, just like they can ask, वो पूछ लेते हैं कि horizontal power sharing क्या होती है, vertical power sharing क्या होती है. तो इस टाइप से 1 मार्क और ये 3 मार्क और 5 मार्क्स पे पूरा अच्छे से क्वेश्चन ये अच्छे सा बनता है. तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल, अंडर द हॉरिजॉन्टल वी डिवाइड द पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और वो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सेकेंड है हमारा वर्टिकल. यहाँ पे हम पावर को शेयर करते हैं अमंग द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. तो वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अगर इंडिया में देखा जाए तो कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. सेकंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और जो थर्ड है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट है. थर्ड है हमारे सोशल ग्रुप्स. हम जो पावर शेयरिंग करते हैं, हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी ये पावर को इक्वली शेयर करते हैं. तो ये किस बेसिस पे हो सकती है, किस तरह के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं रिलीजियस पे बेस पे, वो हो सकते हैं जेंडर बेस पे, और वो हो सकते हैं लिंग्विस्टिक्स मीन्स लैंग्वेज बेस पे. लास्ट हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. तो हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में भी इक्वल पावर को शेयर करते हैं. तो इस तरह से ये हमारी 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती हैं. तो ये ऑल हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमने पूरे चैप्टर से मेन इंपॉर्टेंट सारी हेडिंग्स को यहाँ पे कवर कर लिया है इस वीडियो में. नाउ थैंक यू एवरीवन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.